देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बासमती धान की कीमतों में आया उछाल, जानिए हरियाणा से लेकर यूपी तक कितने मिल रहे हैं दाम। लंपी स्किन रोग से संक्रमित पशुओं का इलाज कराएगी सरकार, हर जिले में बनाया जाएगा ड्रग्स बैंक। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि की मेजबानी करेगा भारत, विकसित होंगी जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली किस्में। उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों बासमती धान की कीमतों में तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल बासमती धान की कीमतों में 60% का उछाल दर्ज किया गया है। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ की मंडियों में बासमती धान के दाम पिछले साल की तुलना में 20% अधिक दर्ज किए गए हैं। और ऐसे वक्त में जब खरीफ सीजन अपने पीक पर है तो इस दौरान पूसा बासमती 1509 किस्म का धान तैयार होकर मंडियों में बिकने के लिए आना भी शुरू हो गया है। एग्री मार्केट पोर्टल के अनुसार मौजूदा समय में बासमती धान के इस किस्म के दाम उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 3650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं, जबकि बीते साल इसी मंडी में इस किस्म के बासमती धान की कीमत 2320 रुपए प्रति क्विंटल थी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की मंडियों में पूसा बासमती 1509 किस्म 3340 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रही है, जो एक साल पहले के 2710 रुपए से अधिक है। अब बात आती है कि आखिर बासमती धान की कीमतों में आई तेजी के पीछे का कारण क्या है। असल में बीते दिनों केंद्र सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगा दिया था, तो वहीं टूटे चावल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती चावल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत के कई राज्यों में तेजी से फैल रहे लंपी स्किन डिजीज संक्रमण के चलते पशुपालकों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के बाद अब इस बीमारी ने महाराष्ट्र में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र का पशुपालन विभाग लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित मवेशियों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। इसके अलावा संक्रमित मवेशियों को समुचित उपचार उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिले में एक ड्रग्स बैंक बनाने की भी घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि सभी जिलों में लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित मवेशियों के इलाज के लिए जरूरी दवाओं का ड्रग्स बैंक स्थापित किया जाएगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने एक राज्य स्तरीय 12 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है। इस 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का नेतृत्व पशुपालन आयुक्त पुणे द्वारा किया जाएगा। जाहिर है कि महाराष्ट्र में लंपी स्किन डिजीज का पहला मामला 4 अगस्त को जलगांव से सामने आया था। तब से लेकर अब तक इस बीमारी से राज्य में कुल 12 गाय भैंस की मौत हो चुकी है। तो वहीं प्रदेश के कुल 280 गांवों में लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित मवेशी देखे गए हैं। भारत में पहली बार खाद्य कृषि के लिए प्लांट जेनेटिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की गवर्निंग बॉडी के 9वें सत्र का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स द्वारा जर्म प्लाज्मा एक्सचेंज पर मंथन किया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने वाली बीज की किस्मों का विकास हो सके। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन 19 से लेकर 24 सितंबर तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास के लिए उन्नत बीज, उसके प्रबंधन और सिंचाई आदि से जुड़ी जरूरतों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसमें दुनिया की प्रमुख 64 फसलों को लेकर अनुबंध किया गया है। इसमें से ज्यादातर फसलें हमारे भोजन का करीब 80% हिस्सा हैं। दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 202 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। दावा है कि इसमें करीब 50 देशों के कृषि मंत्री अलग अलग दिन आएंगे। इसमें संयुक्त राष्ट्र और विशिष्ट एजेंसियों के 20 प्रतिनिधि, 43 अंतर सरकारी संगठन, 75
पर अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के 13 सलाहकार समूह भाग ले रहे हैं। कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने बताया कि इस आयोजन में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर किसानों के अधिकारों के साथ सदस्य देशों में जर्म प्लाज्म, जैव विविधता, बीज खाद्य कृषि के संरक्षण, बीजों के रखरखाव पर व्यापक विचार विमर्श होगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बहुपक्षीय प्रणाली के जरिए जर्म प्लाज्म का आदान प्रदान और गुणवत्ता के साथ सबसे अच्छी प्रणालियों को साझा करने के तौर तरीकों पर भी गहन विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए बीजों की नई किस्म विकसित की जा सके। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्राकृतिक खेती के मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोध करने और इसके विस्तार को लेकर बातचीत भी की है। इस दौरान हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल और गुजरात के कृषि मंत्री राघव पटेल मौजूद रहे। गेहूं और टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि जल्द ही केंद्र सरकार चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। खबर है कि इस बार अक्टूबर से चीनी मिलों को 50 लाख टन तक चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद जनवरी फरवरी में घरेलू उत्पादन और कीमतों को देखते हुए आगे की मात्रा की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि 24 मई को केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया था। चाय दुनिया भर के लोगों की मनपसंद ड्रिंक्स में से एक है और भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। ऐसे में एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत से चाय का निर्यात भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में साल 2022 में 2532 करोड़ से ज्यादा की चाय का निर्यात हुआ है। इसकी खास वजह भारत में उगने वाली चाय की खास किस्मों को माना जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले वर्ष 2021 में 2306 करोड़ से ज्यादा की चाय का निर्यात हुआ था, जो कि 2022 के मुकाबले 226 करोड़ कम था। झारखंड के बोकारो में एक किसान ने अपने पेड़ों के 1 साल पूरा होने पर केक काटकर उनका जन्म दिवस मनाया है, जिसको लेकर किसान की चारों तरफ चर्चा हो रही है। इसके अलावा किसान रामेश्वर की लोगों के द्वारा सराहना भी की जा रही है। किसान रामेश्वर महतो का कहना है कि 1 साल पहले आज ही के दिन 1 एकड़ बंजर जमीन पर कड़ी मेहनत कर 112 आम के पेड़ उन्होंने लगाए थे। पिछले 1 साल से कठिन हालातों में इन पेड़ों की देखभाल करते हुए उन्होंने इसको बड़ा किया है, इसलिए आज उनका केक काट बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। झारखंड के हजारीबाग में ट्रैक्टर की ईएमआई समय पर ना चुका पाने पर किसान का ट्रैक्टर जबरन उठाने आए फाइनेंस कंपनी के कर्मियों ने दिव्यांग किसान की गर्भवती बेटी को वाहन से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हजारीबाग के एसएसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि इस सिलसिले में फाइनेंस कंपनी के स्थानीय प्रबंधक समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और सभी की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।